हेलो बच्चों, फिज़िक्स के नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रीवियस वीडियो में जितना भी बताया था गॉस लॉ के बारे में, उसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में देखिए मैंने गॉस लॉ के साथ साथ डाइपोल मोमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बताया था और डाइपोल क्या होता है ये बताया था। आज डिस्कस करेंगे डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है ना। तो आज का जो हेडिंग है वो हमारे पास है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दो तरह से होते हैं। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म का मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जस्ट सपोज़ कि एक फील्ड है जिसमें आपके पास क्या है कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट होंगे, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट होंगे यहाँ पर। तो ये जितने भी पॉइंट मैं बना रहा हूँ, इन डिफरेंट पॉइंट पर आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इन डिफरेंट पॉइंट पर। ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी कि जस्ट सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी, इन सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना। तो कभी अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका क्या है ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या है सेम रहता है, तो इस तरह के फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है ना, एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है। अब अगर मान लो कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, ये तो यूनिफॉर्म हो गया है ना। तो यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म में आपके पास इन पॉइंट्स पर जो फील्ड होगा वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना। तो जस्ट सपोज़ कि अगर मैंने 2 पॉइंट लिए हैं ये, और इसको मैंने ए और बी ही नेम दे दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, है ना। तभी तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें क्या होगा कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड की, तो यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है। और इसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, आगे डाइपोल के अबाउट में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने डाइपोल के बारे में थोड़ा सा बताया था, और उससे भी पहले मैं थोड़ी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि डाइपोल जो मैंने बताया था, डाइपोल में मैंने बताया था कि एक सिस्टम ऐसा होगा कि एक साइड पर आपका क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा, दूसरे साइड पर प्लस क्यू चार्ज होगा, और सेपरेशन कुछ 2a होगा। तो डाइपोल मोमेंट P जो आ रहा था वो आ रहा था क्या, वन ऑफ द चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, कोई एक चार्ज, क्योंकि दोनों सिमिलर होंगे, है ना, सेम होंगे। तो इसलिए दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई विद सेपरेशन, इनका जो सेपरेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डाइपोल मोमेंट था। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब क्योंकि डाइपोल जो मोमेंट होता है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट मैंने पीछे भी बताए थे कि जो फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जिसको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, जो जिसका डेरिवेशन मैंने पीछे कराया था, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कराए हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, ये जो होगा इसको मैंने F से दिखाना था। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू भी मैंने बताई थी। देखो ये जो फोर्स होता है किसी भी फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो और जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से दिखाते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, एक ही तरफ होती है हमेशा। जहाँ पर भी ये दोनों वर्क कर रहे हैं वहाँ पर इन दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगी। यानी कि अगर ये लेफ़्ट टू राइट है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट होगा। फील्ड अगर लेफ़्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ़्ट टू राइट होगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है ना। फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगी, ये भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ और कुछ पॉइंट बताता हूँ, देन उसके बाद डेरिवेशन करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है, उसको एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में।
एक एंगल पर, तो वो कितना उस पर रोटेशनल टॉर्क जो होगा, टॉर्क वो कितना वर्क करेगा, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ और भी पॉइंट बता देता हूँ। देखो एक्चुअली में जो हम रोटेशनल टॉर्क पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें भी आएंगी, और टॉर्क होगा क्या ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले मैं क्या बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बारे में एक थोड़ा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ। और वो पॉइंट क्या है कि जस्ट सपोज़ एक फर्स्ट केस है, जस्ट सपोज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस तरफ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है, क्या है, लेफ़्ट टू राइट है। और एक डाइपोल है, जिस ये ऐसा है डाइपोल कि ये दो चार्जेस हैं, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना है। और आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल में आपका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, दोनों की दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, है ना। तो दिख ही रहा है। अब मुझे पता है कि क्योंकि प्लस क्यू का चार्ज है और प्लस क्यू का चार्ज है और ई है, तो मैंने अभी जस्ट ऊपर जैसे बताया, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती, और जो फोर्स है वो मैं किसके बेस पर ले रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोडक्शन होता है वो प्लस क्यू के कारण आउटवर्ड होता है। ये मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आपके पास क्या है, प्लस क्यू का चार्ज है, तो प्लस क्यू का चार्ज क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो आउटवर्ड वो होती हैं, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है प्लस क्यू के कारण कैसा होता है, आउटवर्ड होता है ना, बाहर की तरफ। तो सिंपली अगर मैं देखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, डाइपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, यानी कि इसका भी डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, मतलब दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, ठीक है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस क्यू पर जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, प्लस क्यू पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा ऑलवेज, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में होगा ऑलवेज। और ये जो मतलब प्लस क्यू आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा। और ये जो होगा ये क्यों होता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मूला समझूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ बाई क्यू, सीधा सीधा, है ना। तो इस पर प्लस क्यू पर जो ये फोर्स आएगा, फोर्स कितना आएगा, देखो एफ इक्वल्स क्यू ई, ठीक है। ये किस तरफ होगा, ये बाहर के डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ना, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ फोर्स ऑन क्यू, ठीक है, फोर्स ऑन क्यू प्लस क्यू। अब अगर प्लस क्यू पर इस तरफ फोर्स लगेगा तो ऑब्वियस है कि माइनस क्यू पर इस तरफ लगेगा, तो माइनस क्यू पर फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एफ फोर्स वो भी माइनस क्यू पर, मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। तो ये किस तरफ है, इस तरफ है। और ये फोर्स जो है एफ क्यू प्लस वाला वो किस तरफ है, वो इस तरफ है ना, लेफ्ट टू राइट। तो अगर आप यहाँ पे एक कंक्लूजन देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है और डाइपोल की भी डायरेक्शन इधर ही है, और जो प्लस क्यू वाला वो है फोर्स वो भी इस तरफ है। तो इसका अगर मैं डायरेक्शन देखूं, किसका, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स होगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल हैं ये पैरेलल होंगे, क्योंकि एक साइड में होना इज़ पैरेलल। ये जो कंडीशन है ये किसकी कंडीशन है, ये पैरेलल कंडीशन है। तो आप ये देख सकते हो कि ये कैसी कंडीशन है, पैरेलल, ठीक है ना। तो जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो पैरेलल होंगे। तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स होगा, ऑलवेज याद रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑलवेज आपका लेफ़्ट टू राइट की तरफ होगा, ठीक है ना। नेट फोर्स, ये मैं बात कर रहा हूँ एफ नेट की, ये आप ऑलवेज क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट हो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंक्रीजिंग वे देखूं तो डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, मतलब किस डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा। सीधी सी बात है कि इस तरफ चल रहा है तो इस तरफ आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए कि प्लस क्यू से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और इसकी डायरेक्शन देखो लेफ़्ट टू राइट है, लेफ़्ट टू राइट है,
तो दैट्स वाई प्लस क्यू की तरफ क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या होगा कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी होगी लेफ़्ट टू राइट, यानी कि इस तरफ मतलब लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड क्या होगा आपका, लेफ़्ट टू राइट होगा, ठीक। सिमिलर केस में अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे यहाँ पर आपको क्या करना है, मेनली क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायपोल मोमेंट इसके बीच में देखना है। देखो ये सारा केस ऐसे ही होगा। अब ये पैरेलल केस था, अब दूसरा केस मैं अगर देखूँ तो वो होगा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, देखो नाम है एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ डायरेक्शन होगा और डाइपोल वाला डायरेक्शन इस तरफ होगा, यानी माइनस क्यू इस बार इधर होगा और इस बार इधर हो जाएगा, ठीक है। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, है ना। इस एंटी पैरेलल हो गए, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी पैरेलल। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन इस तरफ हुआ तो आपको याद रखना है कि जो प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन सेम ही होता है ना। प्लस क्यू में जो फोर्स लगेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन सेम होगा। तो प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि नेट इसका जो फोर्स है, प्लस क्यू पर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर होगा, यानी कि आप इसको कह सकते हो एफ क्यू प्लस, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। सिमिलरली माइनस की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होती है, तो इसलिए माइनस क्यू पर जो फोर्स है एफ क्यू माइनस वो अपोजिट होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देखो सारा केस उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर सारा केस उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो इसमें क्या था, डायरेक्शन इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट थी, ठीक है ना, और फोर्स की डायरेक्शन भी लेफ़्ट टू राइट थी, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, सेम वे में फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन लेफ़्ट की तरफ हो जाएगा, एफ नेट का डायरेक्शन, है ना। एंटी पैरेलल हो गया तो लेफ़्ट हो जाएगा। ये बहुत ध्यान से इस करना है, ये पेपर में आ सकता है और ये आपको आना भी चाहिए। और क्योंकि इस वाले केस में देखिए पैरेलल केस में फील्ड इस तरफ इंक्रीज़ कर रहा था, तो इस वाले केस में फील्ड इस बार इधर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, सिंपल, ठीक है ना। तो ये केस होता है आपका किस चीज़ का, ये केस होता है अगर आपके पास डाइपोल हो और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इनके दोनों का पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन हो, तो इन दैट केस हमारे पास नेट फील्ड किस तरफ बढ़ेगा, मतलब नेट फील्ड किस तरफ होगा, और जो हमारा क्या है डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ओके। तो ये आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप उसको पूछ सकते हो कमेंट करके, तो मैं उसको और क्लियरली बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसके आगे अब फाइंड करते हैं कि अगर किसी डाइपोल को एक चीज़ याद रखना, किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसमें कितना टॉर्क वर्क करेगा रोटेशन के लिए, ये मुझे देखना है। देखो यूनिफॉर्म फील्ड में एग्जैक्टली क्या होता है कि डाइपोल जो होगा आप मतलब यूनिफॉर्म फील्ड में जो आपके पास फोर्स जो होगा वो हमारे पास एफ नेट ज़ीरो आ जाता है ना। एट लास्ट एफ नेट जो होता है फोर्स ज़ीरो आ जाता है, बट नॉन यूनिफॉर्म में आपका एफ नेट ज़ीरो नहीं होगा, है ना, उसकी कुछ वैल्यू होती है। तो ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि जो यूनिफॉर्म फील्ड है उसमें जो फोर्स नेट होता है, टोटल फोर्स जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, और जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है उसमें जो फोर्स जो होता है, नेट फोर्स जो होता है वो ज़ीरो नहीं होता, उसकी कुछ वैल्यू होती है। फिलहाल अगर मैं इसको देखूं कि डाइपोल को मैं चेक करता हूं, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है ना। अगर डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म फील्ड में रखूं, जैसे सपोज कि एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है। मैंने एक डाइपोल लिया और इस फील्ड के साथ मैंने उसको ऐसे रख दिया। अब ये डाइपोल क्या है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये वाला चार्ज प्लस है, ये माइनस है, और मैंने इसको जो रखा और इसका सेपरेशन सीधी सी बात है वही होगा 2a, है ना। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे
तो अगर इसका सेंटर पार्ट, इन दोनों का सेंटर पार्ट जस्ट सपोज ये है, तो अगर मैंने इसको देखा तो यहाँ से ये मेन है, अगर ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है मान लो लाइन, तो ये क्या है, डाइपोल क्या है, इस फील्ड के साथ कितने एंगल पर रखा गया है, थीटा एंगल पर रखा गया है ना। तो अगर ये थीटा, तो सीधी सी बात है ये भी थीटा हो जाएगा। मैंने क्या करना है, इसको इससे मिला देना है ऐसे करके, है ना। और इस पॉइंट को ए लेट कर लो, इस वाले पॉइंट को बी लेट कर लो, और इस पॉइंट को सी लेट कर लो, ठीक है ना। तो अगर ये थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू दिस ऑल्सो थीटा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू ये भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि जब इस डाइपोल को हम यहाँ पर रखेंगे ऐसे, ठीक है ना, तो एक एंगल बनाते हैं, तो हमेशा इसका एक टेंडेंसी रहेगा डाइपोल का कि ये अपने आप को, डाइपोल क्या करेगा, पैरेलल करने के पैरेलल करेगा किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर डाइपोल ऐसे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका ऐसे है, तो डाइपोल भी क्या चाहेगा कि इस पोजीशन से ऐसे ये रोटेट होके अप किसके पैरेलल आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो डाइपोल भी चाहेगा कि ये ऐसा हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा है, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो भी हमारे पास ऐसा हो जाए, यानी कि ये दोनों पैरेलल हो जाए। तो ये अपने आप को क्या करेगा, इस तरह से रोटेट कराएगा। तो जब ये रोटेट कराएगा इनसाइड द फील्ड, तो इसमें दो फोर्स लगेंगे, है ना। एक फोर्स इस प्लस क्यू पर लगेगा, हमेशा याद रखो। तो इसकी डायरेक्शन देखो कुछ ऐसी है, मैं इसको बनाता हूँ, प्लस क्यू पर, जो ये प्लस क्यू है, इस पर फोर्स जो लगेगा वो क्या है, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ से, मतलब ये है इस तरफ लगेगा ऐसे, ठीक है ना, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसकी वैल्यू फोर्स की क्या हो जाएगी, वही बात है क्यू ई हो जाएगा। और इस साइड में यानी कि माइनस वाले पर इस तरफ फोर्स लगेगा, ये वैल्यू हो जाएगा कितना, माइनस का क्यू ई है ना। अगर मैं चार्ज को यहाँ पे इंडिकेट करूँ तो माइनस का क्यू ई दिखा सकता हूँ, बट यहाँ पे माइनस जो है वो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड में इसको नहीं लेना है, ठीक है ना। और इस पर फोर्स जो है वो हमारा क्या है, क्यू ई, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको दिख रहा है कि मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड, इसमें क्या करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ही लेना है, और आपको माइनस प्लस नहीं लेना है, क्योंकि माइनस प्लस तो चार्ज का नेचर शो कर रहा है कि वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी चार्ज होंगे उन पर फोर्स, प्लस वाले चार्ज पर फोर्स राइट डायरेक्शन में होगा, माइनस पर जो फोर्स होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में, सिंपल, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ये होगा। और अब इस चीज़ को होगा क्या कि जैसे कि आपने 11th में थोड़ा सा इसको पढ़ा भी होगा, है ना, तो वो क्या पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई रोटेटिंग बॉडी होता है तो उस पर एक टॉर्क वर्क करता है जो कि कपल बनाता है ना, जैसे कि ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, ठीक है ना। तो मान लो कि ये जो माइनस क्यू है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको वो करेगा, रोटेट करेगा, और ये उसको ऊपर की तरफ डायरेक्शन में करेगा, अपोजिट, है ना। तो इस पर जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, और इस पर जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, सीधी सी बात है ना। तो जिससे कि क्या होगा कि ये जो टॉर्क था, ये जो टॉर्क है यानी कि 2a लेंथ के साथ जो टॉर्क है, ये क्या होगा कि ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये ऐसे, ये फोर्स ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये इस तरह से ये नीचे की तरफ लगेगा, इसको रोटेट कराने की ट्राई करेगा, और जिससे क्या होगा कि ये हमारा रोटेट होके इस तरह से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अपोजिट भी हो सकता है ना। अगर आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखो तो इसका अपोजिट भी हो सकता है ना, कि ये फोर्स क्या करेगा। वैसे तो मतलब कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारी बुक में ये भी यही होता है कि जब आप क्या करते हो, प्लस वाले को लेते हो तो इसको क्लॉकवाइज ही घुमाते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना। इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, और जब अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो ऑब्वियस है कि ये एंटी क्लॉकवाइज भागेगा, है ना। तो मैं तो इसका अपोजिट लेता हूँ, तो आंसर देखो वही आएगा। आप उसका, क्योंकि एक को आप पॉजिटिव ले रहे हो, मतलब एक को आप क्लॉकवाइज ले रहे हो, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी अगर आप ऐसे ही करोगे तब भी वही आ जाएगा, है ना। तो आप चाहो इसको क्लॉकवाइज लो, इसको एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसको एंटी क्लॉक, इसको क्लॉक, है ना। कैसे भी लो, जो डायरेक्शन है वो सेम आएगा, और मतलब जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेम आएगा। अगर मैंने इसको प्लस वाले को क्लॉकवाइज लिया तो ये क्या करेगा, ये देखो आपको क्या करेगा, इस चार्ज को नीचे की तरफ लाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ये अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ भागेगा ना, सॉरी एंटी क्लॉक नहीं,
तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो पैरेलल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी हमारे पास क्या होगा कि डायपोल को हम किस में रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो ये डायपोल क्या करेगा, घूमकर पैरेलल टू किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अपने आप को ट्राई करेगा कि पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके लिए इस पर ये जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, पैरेलल। या फिर हो सकता है कि ये नीचे की तरफ हो, ये ऊपर की तरफ हो, तो इससे क्या होगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये पूरा ऐसे घूम कर ऐसा हो जाएगा ना, ये जब ऐसे पूरा घूमेगा तो ये यहाँ हो जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, तब भी पैरेलल हो जाएगा। तो आप फोर्स को किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, ठीक है। बट जैसे हम 11th में देखते थे थोड़ा सा, तो उसमें बैलेंसिंग होती थी, बट यहाँ पर तो देखो, यहाँ पे सिंपल इसको रोटेट कराना है। 11th में जब हम टॉर्क का बैलेंसिंग करते थे तो उसमें क्या होता था, दो फोर्सेस लगते थे ना, एक रॉड होती थी इस तरह से, तो एक फोर्स इधर लगता था इधर से इधर की तरफ, और फिर दूसरा फोर्स होता था इधर से इधर की तरफ, जो ये फोर्स होता था ये इसको इधर रोटेट कराता था, है ना। तो सिंपल है, इसका रोटेशन क्या होता था, ये वाले फोर्स का इधर से इधर होता था और ये वाले फोर्स का इधर से इधर होता था, है ना। तो इसका मतलब अगर इस पर फोर्स F1 लग रहा है, इस पर फोर्स F2 लग रहा है, इस वाले कॉर्नर पर, है ना, तो हम सेंटर के रिगार्डिंग या किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग इनको देखते थे, तो ये वाला फोर्स कैसे घुमाता था, ऐसे घुमा रहा है ना, और ये वाला फोर्स कैसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है। तो जो इस तरह से घूमता है वो क्लॉकवाइज है ना, और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया जाता है साइन में, और एंटी क्लॉक, ये ऐसे उल्टा घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता था, है ना। एंटी क्लॉक ये नेगेटिव होता था वहाँ पे साइन में, और ये पॉजिटिव होता था, और ये एक दूसरे को बैलेंस करते थे। कुछ सेम सिचुएशन ऐसी ही है यहाँ पर भी। तो ये क्या कर रहा है कि बस ये हम इसको डायपोल के एक थीटा पर रखेंगे, तो ये फोर्स लगेगा, फोर्स क्या करेगा, इसको घुमाकर ऐसे पैरेलल कर देगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये करेगा। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की, जिसको कि टॉर्क भी बोलते हैं, है ना, इसको किससे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। अब एग्जैक्टली क्या होता है, दोनों फोर्स पर, अगर मैं दोनों फोर्स को इंडिविजुअली लूँ, दोनों पर ये रोटेशनल जो टॉर्क है ये लगता है, बट मुझे क्या करना है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म फील्ड है, तो मुझे इसके लिए सिर्फ एक टॉर्क को लेना होगा। और टॉर्क जो होता है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क जो होता है, ये ऑलवेज क्या होता है, ये होता है वन ऑफ द फोर्स, ठीक है ना, फोर्स मल्टीप्लाई क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जो टॉर्क होता है वो हमेशा क्या करेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास दो टॉर्क लगेंगे, एक इस पर लग सकता है, एक इस पर, इसको घुमाएगा और ये इसको बैलेंस करने का, ऐसे ये इसको घुमाएगा, ये इसको बैलेंस करेगा, ठीक है ना, रोटेशन के थ्रू। फिर ये लोग पैरेलल हो जाएंगे, ऐसे घुमाता चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा, है ना, तो बैलेंस रहेगा। तो अब क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एट लास्ट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, मतलब टॉर्क क्या हो जाता है, एट लास्ट ज़ीरो हो जाता है ना। टॉर्क क्या होता है, अगर ये पैरेलल हो गए तो क्या हो जाता है, जीरो, पर कैसे, ठीक है ना। तो टॉर्क कैसा हो जाता है, ये ज़ीरो हो जाता है, पर कैसे, इसको मुझे देखना है। तो फिलहाल मैं क्या देखता हूँ कि इसमें क्या है कि टॉर्क को कैसे फाइंड करना है, इस फार्मूले के, मतलब इस डायग्राम में जैसे मैंने बताया। तो इसको लिए टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो टॉर्क होगा वो आपके पास एक फोर्स लग रहा है, देखो इन दोनों में से, इन दोनों चार्ज में से किसी पर भी एक फोर्स ले लो, तो फोर्स होगा F मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम लेते हैं ऑलवेज, वो कैसे लिया जाता है, वो हमारा क्या होगा कि जैसे कि हमारे पास क्या लाइन ऑफ फोर्स क्या है, लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है, देखो फोर्स ऐसे काम कर रहा है ना, फोर्स ऐसे काम कर रहा है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है, ये नहीं है, ये डिस्टेंस नहीं लेना है, या फिर ये नहीं लेना है, ये लेना है, क्योंकि फोर्स ऐसे काम कर रहा है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला जो
ये वाला जो लेंथ है ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमारे पास इस लेंथ को लेना है। तो ये लेंथ कितना होगा, इसको मैंने क्या ले लिया, BC, है ना। तो जो टॉर्क आएगा यूनिफॉर्म फील्ड में तो वो कितना आएगा, देखो टॉर्क जो यूनिफॉर्म फील्ड में आएगा वो हमारे पास आ जाएगा फोर्स को देखो हम QE ले सकते हैं सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स क्या होता है QE, ये तुमको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पर BC जो होगा, BC की लेंथ कैसे आएगी, इस ट्राइंगल को पिक करते हुए हम BC को निकालेंगे। तो BC को कैसे निकालेंगे, देखो कि अगर मैं ट्राइंगल कौन सा ले लूँ, BAC, तो अगर इस BAC में इन ट्राइंगल BAC अगर मैं इस ट्राइंगल में जाऊं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि इसमें ये थीटा एंगल है, तो इसमें मैं ले लेता हूँ साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज BC और हाइपोटेनस क्या है AB। तो दैट्स वाई यहाँ से BC का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, AB साइन थीटा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, AB साइन थीटा। और मुझे पता है कि AB कितना है, AB पूरा 2A है, दिख ही रहा है ना। तो AB क्या है, पूरा 2A है, तो ये दिख रहा है ना, 2A पूरा दिख रहा है। तो ये मुझे रख देना। तो BC की वैल्यू जो आई है मैं उठा के कहाँ रख दूँ, इसमें BC की जगह रख दूँ। तो BC मेरे पास आया है 2A साइन थीटा, तो यहाँ पर रख देता हूँ 2A साइन थीटा। अब यहाँ से टॉर्क जो आएगा वो क्या आएगा, देखो ये जो 2QA है इसको एक साथ ले लो, 2QA इसको एक साथ लेकर E को अलग रखो और साइन थीटा को भी अलग रख लो। तो मुझे पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है P वो होता है क्या, 2QA, ये डाइपोल मोमेंट होता है। दैट्स वाई टॉर्क आ जाएगा कितना, P और E साइन थीटा। तो ओवरऑल अगर हमारा क्या है, एक डाइपोल रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर एक टॉर्क वर्क करेगा जो कि उस डाइपोल को रोटेट करेगा किस तरफ, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पैरेलल टू, ठीक है ना, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का अटेम्प्ट करेगा। और इसमें जो आपके पास क्या होगा, टॉर्क लगेगा वो हमारा P साइन थीटा आएगा। और ये जो टॉर्क होता है ये इस डाइपोल को बैलेंस करता है। और टॉर्क जब देखो टॉर्क जो होगा हमारे पास इस उसमें डाइपोल पर, वो आता है P साइन थीटा। यहाँ पर ये जो मैंने कुछ चीज़ें बताई है ये 11 की चीज़ें हैं। और इसमें क्या है कि इसमें मोमेंट ऑफ कपल भी वर्क करता है। कपल कब वर्क करता है कि जैसे कि 11 में हमने पढ़ा है, तो कपल वर्क करता है जब कोई रोटेटिंग बॉडी होती है, तो रोटेटिंग बॉडी में जो सिग्मा ऑफ टॉर्क आई होता है, ये हमारे पास क्या होता है, अगर इक्विलिब्रियम है तो ये 0 होता है ना। और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई इस तरह का बॉडी है जो रोटेटिंग नहीं है, यानी कि सिंपल सा ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए उसका जो टोटल फोर्स होता है Fi वो होता है 0, है ना। तो ये रोटेटिंग बॉडी के लिए, ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए होता था। तो ओवरऑल कहने का मतलब है जब एक सिस्टम पर जब एक से ज़्यादा फोर्स लगते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ये जो फोर्सेस है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब अगर रोटेटिंग फोर्सेस है तो वहाँ पे वो टॉर्क का काम करेंगे। और अगर डायरेक्ट फोर्सेस हैं जो कि लेफ़्ट या राइट या टॉप और बॉटम में लग रहे हैं, तो वो आपका कैसा होगा, वो सिंपल फोर्स होते हैं। रोटेटिंग में टॉर्क होता है और सिंपल जो लेफ़्ट राइट अप डाउन डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम सिंपल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा। तो सिंपल है, इन सबको अगर आप कंफ्यूज भी हो तो इन सबको अगर थोड़ी देर के लिए भूल भी जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल एक डाइपोल का ऐसे रखना है। डाइपोल क्या कर रहा है कि ये जब रोटेट कर रहा है तो क्योंकि जैसे ही रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स, मतलब इस पर चार्जेस हैं तो इस पर एक फोर्स लगेगा, चार्ज क्या करेगा, ड्यू टू चार्ज ये डाइपोल ऐसे घूम जाएगा और पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है, एट द एंड। और अगर वो पैरेलल हो जाता है, ठीक है ना, तो जब तक पैरेलल नहीं है तब तक तो ये फार्मूला है, बट अगर वो पैरेलल हो गया, केस क्या होगा, इफ जो डाइपोल मोमेंट है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है तो थीटा वुड बी 0। और अगर थीटा 0 है तो इस केस में क्या होगा, सीधी सी बात है, टॉर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, PE साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो टॉर्क जो हो जाएगा पैरेलल कंडीशन में 0 हो जाएगा। टॉर्क पैरेलल हो एंटी पैरेलल दोनों में ही 0 होगा, क्योंकि एंटी पैरेलल में 180 का एंगल बनेगा और वहाँ पर भी 0 हो जाएगा। बट टॉर्क मैक्सिमम कैसा होगा,
केस 2 में टॉर्क कैसा मैक्सिमम हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, क्योंकि थीटा अगर हमारा 90 हो जाए, इफ़ क्या हो जाए, थीटा अगर 90 हो जाए तो टॉर्क जो आ रहा है वो मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पी ई और साइन 90 आ जाएगा, और साइन 90 के आने पर साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और वो होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, दैट्स वाई ये हमारे पास आ जाता है पी, ठीक है ना। तो टॉर्क मैक्सिमम क्या होता है, पी, किसी भी डाइपोल के लिए, ठीक है। तो आई होप ये वाला टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी चीज़ में भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो मैं उसको और ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट उसमें, अब ये मैंने डाइपोल का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें मुझे क्या करना है कि जो फ्लक्स वाला मैं करा रहा था उसको मैं देखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने फ्लक्स वाले क्वेश्चन कराए थे गॉस लॉ से रिलेटेड, इसमें आगे उसी को मैं देखूंगा और कुछ उसके एप्लीकेशंस जो हैं उस पर वर्क करना है, ठीक है ना। तो कैसे वर्क करेंगे देखते चलिए। देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये आपका डेली लाइफ में काफ़ी देखने को मिलेगा, है ना, डिफरेंट सेक्शन में, और किस तरह से इसको करेंगे, ठीक है ना। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं कि जैसे पहला केस आपने पढ़ा ही होगा, बहुत ज़्यादा वो किया होगा, तो यहाँ पर क्या है कि फील्ड ड्यू टू, अगर मैं पहला केस लूँ, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग straight uniformly charged वायर, अगर हमारे पास क्या है कि एक इनफाइनाइट लेंथ का यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है ना, तो उस पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो वो कैसे होगा, सीधी सी बात है, तो इसको कैसे करा जाए तो देखते हैं। देखिए अगर आप इसको देखते हो तो आपको पता है कि अगर मैंने एक वायर ले लिया ऐसा, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप मोटा भी बना सकते हो, ठीक है, तो चाहो तो पतला ही बना दो, चाहे मोटा बना दो, जैसे। तो इसको मैंने चार्ज दे दिया। अब इसको जैसे मैंने चार्ज दिया तो मुझे क्या समझ में आता है कि मैंने इसको चार्ज दिया तो ये पूरा चार्ज हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस पर, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी। तो इस चार्ज वायर को, ठीक है ना, इस चार्ज वायर को देखते हुए मैं क्या करूँगा, इसके सराउंडिंग में एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ। कैसे कि गॉसियन सरफेस बनाना कैसे कि जो भी चार्ज है उसके सराउंडिंग, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, और सेम इधर से भी इक्वल डिस्टेंस पे ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या कर देना है, क्योंकि इसको इससे ऐसे मिला दूँ, अगर डॉटेड करके ऐसे, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो एक गॉसियन सरफेस तैयार हो रहा है, दिख रहा है ना। जो इस चार्ज, जो ये जो वायर है, चार्ज वायर है, ये सेंटर पे है, और इसके चारों तरफ जो सरफेस मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, ये एक गॉसियन सरफेस होगा। और ये कैसा है भाई, दिख ही रहा है कि ये सिलेंडर है ना। तो किसी भी यूनिफॉर्म वायर के, मतलब किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर लेंथ के वायर के लिए गॉसियन सरफेस आपका सिलेंडर बनेगा। फिलहाल तो यहाँ बात कर रहा हूँ इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। अब मुझे इस पी पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। अब अगर मैं यहाँ पूरे सिस्टम में ध्यान से देखूँ तो इस पूरे सिस्टम में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो यहाँ पे 3 सरफेस देखने को मिल रहे हैं। एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये वाला है ना, और एक सरफेस ये लेटरल वाला जो बीच वाला, ये वाला, ये 3 सरफेस हैं।
ठीक है ना। इन 3 सरफेस पर मुझे टोटल क्या करना है, फ्लक्स फाइंड कर लेना है तीनों सरफेस पर। तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मेरे पास क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि इन तीनों सरफेस पर फ्लक्स होगा कितना, है ना। अब देखो, सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, लेफ़्ट टू राइट है। तो अगर मैं पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस लूँगा, दोनों आइडेंटिकल ही होंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ कि इस सरफेस पर, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी अगर आप सरफेस ले रहे हो तो उसका एरियल जो वेक्टर, एरियल जो पार्ट होगा, यानी एरियल वेक्टर जो होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये जो एरिया अगर आप ले रहे हो, डेल्टा एस ले रहे हो या एस ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ठीक है ना, एक छोटा सा स्मॉल पार्ट लोगे तो डेल्टा एस, अगर ये पूरा पार्ट लोगे तो एस, ये सरफेस एरिया को दिखा रहा है। तो ये क्या है कि ये ऑलवेज कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस पर। तो मतलब इसकी डायरेक्शन इधर है, आउटवर्ड, है ना, परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखो इधर है ना। और जिस डायरेक्शन में सरफेस एरिया होगा उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी होता है, एन कैप। तो फिलहाल तो एन कैप को मुझे यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ क्या करना है, सरफेस एरिया दिखाना है। तो अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, और जो सरफेस एरिया है वो कैसा है, ऐसा है, परपेंडिकुलर। तो दैट्स वाई इसके बीच का जो एंगल ये बनेगा, ये कितना बनेगा, 90। सेम इस सरफेस पर भी ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और क्योंकि ये सरफेस एरिया ये है, तो ये सरफेस एरिया का जो वेक्टर होगा, ठीक है ना, सरफेस एरिया वेक्टर, वो हमारे पास क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा इधर। तो इस पर भी क्या होगा, 90 का एंगल। तो मुझे पता है कि जो अगर मैं यहाँ पे फाई नेट देखने जाऊँ तो फाई नेट क्या होगा, 3 सरफेस हैं, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, है ना। तो इन तीनों सरफेस पर नेट फ्लक्स क्या होगा, वो हो जाएगा फाई नेट। तो अब देखो φ1 φ2 पर क्या होगा, अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि φ1 जो है इक्वल टू φ2 होगा, और फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था, ई एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे डेल्टा ले लो, अगर स्मॉल अमाउंट, अगर आप एरिया का एक छोटा सा पार्ट ले रहे हो तो डेल्टा एस होगा, अगर ये पूरा एरिया ले रहे हो तो एस हो जाएगा, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे देखो ये थीटा 90 बन रहा है, और मुझे पता है कि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर देखो φ1 और φ2 ओवरऑल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा सारा 0। तो अब थर्ड वाला जो फ्लक्स है ये φ3, ये कैसे आएगा, ये दोनों तो 0 हो गए। तो φ3 को निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए कि φ3 यानी कि थर्ड सरफेस कुछ ऐसा है। तो इस पर जो सरफेस होगा, ये सरफेस एलिमेंट ले लिया मैंने, है ना, सरफेस वेक्टर या सरफेस, मतलब वेक्टर तो नहीं बोलूँगा, सॉरी, जहाँ पे भी वेक्टर बोला वहाँ वेक्टर नहीं बोलना है उसको, सरफेस एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। इस पर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इधर ही होगी, नॉर्मल। तो सरफेस का भी ये इसी तरफ होगा, तो मतलब डेल्टा एस हो या एस हो, उसकी डायरेक्शन क्या है, यही होगी, है ना। तो सिंपल सा है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ होगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो इधर ही है, और ये सरफेस एलिमेंट भी इसी तरफ है, और एन वेक्टर जो है यानी यूनिट वेक्टर वो भी उधर ही होगा। तो ऐसे केस में ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर ये पैरेलल होते हैं तो इसका जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा ई एस कॉस 0, क्योंकि पैरेलल होने पे एंगल 0 बनता है। दैट्स वाई यहाँ पर आ जाएगा ई एस, क्या आ जाएगा, ई एस, ठीक है, सिंपल सा है। अब मुझे पता है कि फाई नेट जो आया है वो अब आ जाएगा कितना, φ3 यानी कि ई एस, है ना, सिंपल है, ये आ जाएगा। अब अगर फाई नेट ई एस आया है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई की वैल्यू चाहिए, है ना। तो यहाँ से मुझे करना ये है कि जो फाई नेट है गॉस लॉ के थ्रू क्या होता है भाई, गॉस लॉ के थ्रू फाई नेट क्या था, फाई नेट था गॉस लॉ के थ्रू, जो फाई होता है वो होता है फाई, वो होता है हमारे पास Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब क्योंकि ये एक वायर है तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लैम्डा होता है वो होता है Q बाई एल। एल जो होगा इस वायर की कंप्लीट लेंथ होगी, और इस सिलेंडर का भी लेंथ एल ही लिया जाएगा, जितना लंबा वायर उतना ही लंबा से क्या होगा, सिलेंडर। तो ये भी एल होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, कि इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लेंथ पर जो चार्ज है टोटल उसकी डेंसिटी। तो यहाँ से Q कितना आता है, Q निकल कर आएगा आपके पास लैम्डा इंटू एल। तो ओवरऑल अगर मैं फाई देखूँ यहाँ से कितना आ जाएगा, फाई नेट अगर बात करूँ तो ये आ जाएगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट,
है ना, क्या आ जाएगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाइनाइट की जगह आ जाएगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, और राइट साइड में ई मुझे फाइंड करना है। एस सरफेस एरिया, देखो क्योंकि मैंने जो ये सरफेस एलिमेंट लिया था, यानी कि यूनिट वेक्टर एलिमेंट जो था, ये हमारा सरफेस एलिमेंट था, ये हमारे पास क्या है, ये कर्व सरफेस होता है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। आर वो डिस्टेंस है यहाँ से इस पी तक का जहाँ पे फील्ड फाइंड करना है। 2 पाई आर एच ये हाइट होगी, तो यहाँ मैंने इस हाइट को एल ले रखा है, तो ये कंप्लीट हाइट जो है वो एल है ना, एच की जगह एल। तो अगर आप देखो यहाँ से एल एल कैंसिल हो गया, है ना, क्या हो गया, एल एल कैंसिल हो गया। तो मुझे ई निकालना है, तो फाइनली यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा बचा, तो मैं यही कर देता हूँ कि ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा लैम्डा बाई, देखो एप्सिलॉन नॉट नीचे है ही, और ये 2 पाई आर भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए जो होगा, इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज वायर के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कितना होगा, E इक्वल्स लैम्डा बाई ई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। ठीक है, अगर इसका यूनिट का डायरेक्शन लेना चाहूँ तो वो इसके इनटू में यूनिट वेक्टर भी मैं लगा सकता हूँ। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन है, मेरे बताने में कुछ लग रहा है कि यहाँ पे ये एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं है, तो आप पूछ सकते हो, मैं उसको कमेंट में भी बता सकता हूँ। ठीक है ना, बताते हुए कई चीज़ें छूट भी जाती हैं, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो केस है उसको लेते हैं। जो नेक्स्ट केस है वो भी एप्लीकेशन ही है। वो एप्लीकेशन क्या है, नेक्स्ट केस में मुझे क्या है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, फील्ड ड्यू टू infinitely charge infinite प्लेन शीट, है ना। हो सकता है ये आपको अच्छे से आता हो, बट फिर भी मैं बताता हूँ, इसके न्यूमेरिकल भी बताऊँगा आगे चलते। तो देखो अगर इनफाइनाइट प्लेन है, प्लेन शीट है, ठीक है ना, इसके कारण जो फील्ड होगा वो कितना होगा, ये मुझे यहाँ पर थोड़ा सा देखना। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या समझ में आता है कि अगर मैंने ये एक शीट ले ली, ठीक है, और ये शीट कैसी है, ये कुछ क्यूबॉइडल टाइप की है, मतलब शीट नहीं, ये एक मैंने गॉसियन सरफेस ले रखा है। ठीक है, शीट तो मेरी कैसी है, वो कुछ ऐसी है, इनफाइनाइटली लेंथ की जो शीट है वो कुछ ऐसी है, ठीक है, ऐसी है। ठीक है, इस तरह की शीट है आपके पास, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो है आपका गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना, जो ये क्यूबॉइडल टाइप का है, और ये शीट है, ये चार्ज है। ठीक है ना, ये शीट कैसी है, चार्ज है, एरियल है, तो देखो इस पर इस तरफ भी चार्ज होगा और इस तरफ भी चार्ज होगा, तो इस तरह से ये चार्ज होगी पूरी। ठीक है ना, ठीक है। अब क्योंकि इस पर चार्ज है तो सीधी सी बात है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगी। और इसके बारे में ये क्या चीज़ होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, इसको मैं किससे शो करता हूँ, सिग्मा से, और ये होता है क्यू बाई सरफेस एरिया, ये होता है। तो इस पूरे शीट को मैंने चार्ज दिया है, तो इस पर जो चार्ज है इसके एरिया में क्या होगा, चार्ज जो है एरिया में पूरा फैला हुआ है, दिख रहा है ना एरिया में, तो ये है। अब इस पर गॉसियन सरफेस अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, वो कैसा है कि अगर आप गॉसियन सरफेस देखो कि ये अगर देखो कि ये जो क्यूबॉइडल वो है, ये एक्स डायरेक्शन में इस तरफ है, और इसके अपोजिट
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, एक इस तरफ होगा। तो क्योंकि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आप शेप ले रहे हो, उस शेप पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। तो इस पर ये इधर आउटवर्ड होगा, ये इधर आउटवर्ड होगा, है ना। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब यहाँ से अगर आप देखो ये जो शीट है, ठीक है ना, ये जो शीट, अब यहाँ पे भी तीन सरफेस है, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये वाला है और एक सरफेस ये वाला, ठीक है ना। तो ये थर्ड सरफेस होगा। तो अगर आप देखो ये जो चार्ज है ना, तो ये मतलब चार्ज है या फिर सरफेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार्ज जो होगा ये कैसा होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, और जो सरफेस एरिया है, देखो इसका सरफेस एरिया कैसा है, परपेंडिकुलर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस तरफ है और लेफ्ट में इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया इस पूरे ऊपर वाले सरफेस पर की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा ध्यान से इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, राइट में इस तरफ है, लेफ्ट में इस तरफ है, तो इस ऊपर वाले सरफेस का सरफेस एरिया जो होगा वो कैसा होगा, अगर हम इसको देखें, सरफेस एरिया मैंने बोला ना कि जो भी सरफेस होगा उस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ऐसा। तो ये हो जाएगा आपके पास एरिया, है ना, ए, है ना, पूरे सरफेस का एरिया ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, तो इनके बीच में एंगल बनेगा 90 का, ठीक है ना। ये तो चार्ज है ठीक है ना। तो बाय मिस्टेक अगर मैंने ये ले लिया हो तो ये तो चार्ज है, ये शीट नहीं है, तो मुझे सरफेस ये वाला लेना। तीन सरफेस है, एक ये वाला, एक ये इसके अपोजिट है और एक ये ऊपर वाला। तो इस पर देखो एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो अगर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, ये ऊपर वाले सरफेस पर, तो इनके बीच में एंगल वही 90 का। तो इसका मतलब क्या, इसका फ्लक्स 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। अब जो फ्लक्स आएगा किसके कारण होगा, एक इसके कारण होगा और एक इसके कारण, है ना। तो ओवरऑल अगर फ्लक्स मैं चेक करूं, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसका सरफेस देखोगे, इस वाले उसका, तो इस पर सरफेस एरिया भी बाहर की तरफ होगा, इस पर भी सरफेस एरिया इसी तरफ होगा, है ना। तो ये हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा, सरफेस एरिया ए, और इस पर भी सरफेस एरिया ए। तो इस वाले फर्स्ट एंड सेकेंड सरफेस पर जो सरफेस एरिया है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, सीधा सीधा। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, नेट फ्लक्स क्या नहीं मिलेगा, फाई नेट, वो वही है फिर से φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, है ना। तो यहाँ से देखो φ1 φ2 तो कुछ तो आ रहा है, φ3 0 हो रहा था, तो φ1 φ2 कितना आएगा, तो सीधी सी बात है ये भी ई आएगा और ये भी ई आएगा, क्योंकि फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। और क्योंकि सरफेस और एरिया सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, दैट्स वाई यहाँ पर एंगल 0 होगा। तो यहाँ से ई ए आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो है ना। तो दिख रहा है कि फाई ई ए आ जाएगा, तो ई ए हो जाएगा 2 ई ए, तो यानी कि जो फ्लक्स फाई नेट है वो आ जाएगा इतना। और फाई नेट की वैल्यू मैंने पीछे बताया कि ये गॉस लॉ से क्यू बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2 ई ए। और हमको पता है कि इस प्लेट के लिए, ये जो आप देखो, इस प्लेट के लिए जो चार्ज प्लेट है, ये चार्ज प्लेट के लिए जो डेंसिटी है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है कि सिग्मा क्यू बाई ए। तो यहाँ पर सिग्मा क्यू बाई ए, तो यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू है ना, आ जाएगा। तो इस क्यू की जगह यहाँ पर ये रख दो, तो ये हो जाएगा क्यू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2 ई ए, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है देख रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल कर आ रहा है आपके पास देखो ए से ए कट जाएगा, है ना। तो सिग्मा बाई ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, बट ये गॉस लॉ से मुझे प्रूव करना था, तो मैंने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट लेंथ, ये हमारे पास क्या थे, ये इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट था जो गॉसियन सरफेस पर मैंने देखा, इसके सराउंडिंग में एक गॉसियन सरफेस बना लिया। अब ये गॉसियन सरफेस आपका ज़रूरी नहीं क्यूबॉइडल हो,
ठीक है ना। ये आपका एक सिलेंडर भी ऐसा बन सकता है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो सिलेंडर भी बन सकता है ये क्यूबाइडल वाला, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें 3 सरफेस होंगे, एक लेफ्ट, एक राइट और एक ये ऊपर वाला। ऊपर वाले पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है। ऊपर पर सरफेस, इसका जो सरफेस एलिमेंट है, सरफेस एलिमेंट वो हमारा परपेंडिकुलर है, दैट्स वाई ऊपर वाला 0 हो गया था। ये मैं बता चुका हूँ। तो आई होप ये समझ में आया होगा फ्रेंडशिप, ठीक है ना। तो ये है। अब सिमिलरली अगर आप आगे बढ़ोगे तो एक लास्ट बचता है इसका, और वो क्या है, वो है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है। अब इसको कैसे दिखाएंगे, ये पेपर में काफ़ी आता है। इसके देखो 3 केस हैं। अगर मैं क्या करूं कि जस्ट सपोज पहला केस ले लेता हूं कि फील्ड अगर मैंने लिया आउटसाइड दिस सेल, अगर मैं फील्ड ले रहा हूँ, ठीक है ना, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है, इसमें अगर मैं फील्ड चाहता हूँ कि आउटसाइड द सेल कितना होगा, ठीक है, तो कैसे करूँगा। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक सेल लेना है थिन सेल, वो ये होगा और ये चार्ज होगा पूरा, ये जो थिन सेल है ये पूरा चार्ज होगा, ठीक है ना, ये थिन सेल है मान लो। अब ये जो थिन सेल मैंने लिया है ना, ये पूरा चार्ज होगा और इसका सेंटर मान लो ये है और इसका रेडियस मान लो ये ओ सेंटर है और रेडियस आर है, ठीक। अब क्योंकि ये पूरा क्या है, ये सेल पूरा चार्ज्ड है, तो सीधी सी बात है कि अगर इस सेल के बाहर किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस पी से पास होता हुआ इस सेल के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बनेगा। अब मान लो इस सेल के सेंटर से इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल आर, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बनाया ये चार्ज थिन सेल है, इसके सराउंडिंग में इस पी पॉइंट पर मुझको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाया, किसके, इस सेल के अराउंड में, तो इसका रेडियस क्या है, आर है, और अंदर वाले का कैपिटल आर है ना। तो सीधी सी बात है, ये वाला चार्ज था सेल, तो इसलिए इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, है ना, क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। अब है क्या कि इस ये क्योंकि ये देखो सीधी सी बात है गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना। तो अब देखो गॉसियन सरफेस है, तो इस पी पॉइंट पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझको निकालना है वो देखो। सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं तो यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई जो होता है वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सीधी सी बात है ना। और जो फ्लक्स होता है, ठीक है ना, फाई जो फ्लक्स होता है गॉसियन सरफेस के लिए, वो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई फ्लक्स का फॉर्मूला था क्या, ई ए कॉस थीटा या ई एस कॉस थीटा। अब क्योंकि मुझे पता है कि जो ये पी पॉइंट है, इसका अगर मैं एरियल एलिमेंट लूँगा, इसका यानी कि यूनिट वेक्टर लूँगा, ये कैसा होगा, ये आउटवर्ड होगा ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही, एरियल एलिमेंट भी ऐसे ही, है ना। अब इस एरियल एलिमेंट को मैंने डेल्टा ए ले लिया या एस ले लो, कुछ भी ले लो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट सपोज मैं डेल्टा ए ले लिया एक छोटे से एरिया को, और ऐसे ही पूरे के लिए ए हो जाएगा, है ना। इस छोटे से एरियल एलिमेंट को डेल्टा ए लिया है, तो इस पूरे सरफेस के लिए मान लो कि पूरा सरफेस हो जाएगा ए, तो ए लो एस लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ई इंटू ए ले लिया पूरे सरफेस के लिए। अब इधर क्या है, क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पैरेलल है, दैट्स वाई यहाँ पर कॉस 0 हो जाएगा 1,
तो उसको नहीं लेना है। तो Q जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q किसके लिए है, ये जो सेल है थिन सेल है, इस पर जो चार्ज है उसके लिए है Q। और इसके लिए मैंने अभी बताया कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई क्या होता है, A होता है। दैट्स वाई Q यहाँ से कितना आ जाएगा, सिग्मा A, है ना, यही तो आ जाएगा, Q क्या आ जाएगा, सिग्मा A। तो यहाँ पर अगर आप क्या Q की जगह क्या रख दो, सिग्मा A, और नीचे कितना चल रहा था, एप्सिलॉन, है ना, चल रहा था। अब मुझे पता, सॉरी, ये A अलग है, ये A बाहर वाले सरफेस के लिए है, और जो ये A है इसको A डैश लो, ये अंदर वाले के लिए, तो इसको A डैश ले लिया, इसको A डैश, ठीक है। अब देखो इसका एरिया कितना होगा और इस A डैश का एरिया क्या होगा। सिंस हमको पता है जो बाहर वाला गॉसियन सरफेस है उसका एरिया अगर मैं निकालूं तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो बाहर वाले के लिए रेडियस कितना है, आर स्मॉल, तो दैट्स वाई ये आर स्क्वायर हो जाएगा। एंड इसी तरह से अगर अंदर वाले शेल के लिए ए डैश अगर एरिया देखूँ तो वो हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, आर। तो राइट साइड में ये वाला रखना है और लेफ्ट साइड में ये रखना है। तो ए की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, ये था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ई डैश की जगह क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है ना। तो और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, ये आर स्क्वायर इधर अपॉन में आ जाएगा। तो दैट्स वाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, आर बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आता है, समझ में आई बात। अगर मैं दोनों साइड का वो लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा, है ना। बट अगर मैं क्या करता हूँ, चार्ज की वैल्यू नहीं रखता हूँ तो वो वही रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे इतना आ रहा है कि ई कितना आ रहा है, ये आ रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये आ रहा है ना। और अगर मैं यहाँ पर चार्ज यानी कि Q की वैल्यू नहीं रखता हूँ तो आपके पास सिंपल है कि Q की वैल्यू मैंने रख दिया था सिग्मा ए डैश, वो Q की वैल्यू ना रखूँ, बस इधर वाली वैल्यू रखूँ। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। तो देखो इधर तो Q रहेगा, है ना, इधर देखो क्या हो गया, इस फॉर्मूले से Q रहेगा, एप्सिलॉन नॉट बना रहेगा। अब Q और एप्सिलॉन नॉट तो बना ही हुआ है, इधर जो इनटू में देखोगे ये आ रहा था 4 पाई आर स्क्वायर, ये अपॉन में आ जाएगा 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो तो 1 बाई 4 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट उठा लो और Q बाई ये आर स्क्वायर इधर आ जाए। ओवरऑल कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इतना आ जाएगा, Q बाई आर स्क्वायर, जो कि मैंने पीछे प्रूव भी कराया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है किसी उसके लिए, चार्ज के लिए, है ना। तो ये समझ में आया हो। ये 2-3 केस होते हैं जिसमें फील्ड आउटसाइड द सेल ये आ रहा है, और ऑन द सरफेस अगर वो पॉइंट होगा, यानी कि ऑन द सरफेस अगर ये वाला पॉइंट है, ये जो P पॉइंट मैंने लिया, ये पॉइंट अगर इस सरफेस पर ही हो तब भी यही आएगा, ठीक है, तब भी आपका फील्ड इतना ही आएगा। थर्ड जो केस होता है जिसको मैं यहाँ पे सेकंड केस मान के चलता हूँ, क्योंकि सेकंड को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, वो तो वही आएगा। तो फील्ड इनसाइड क्या होगा, फील्ड इनसाइड द सेल, देखो फील्ड इनसाइड द सेल कितना आएगा, सीधी सी बात है, इनसाइड में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपके पास थिन स्फेरिकल सेल ये था, है ना, और अगर वो पॉइंट अंदर आ जाएगा तो गॉसियन सरफेस अंदर बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो कि गॉसियन सरफेस का रेडियस जो था वो स्मॉल आर था, और ये जो थिन स्फेरिकल सेल था इसका रेडियस कितना था, कैपिटल आर, ये तो सिंपल था। तो अगर कभी भी कैपिटल आर क्या है, बड़ा हो रहा है किससे, स्मॉल आर से, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा कि हमको, क्योंकि गॉसियन सरफेस पर ही तो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसियन सरफेस ही छोटा हो जाएगा, यानी कि उसकी डिस्टेंस कम पड़ जाएगी, तो जो चार्ज होगा वो इस स्फेरिकल सेल के अंदर होगा, है ना। तो अगर चार्ज अंदर है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि इनसाइड द सेल या स्फीयर जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ज़ीरो होता है, वहाँ पर चार्ज क्योंकि अंदर रह जाएगा सरफेस, तो अंदर होने से आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है।
ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या होता है, ऑलवेज ज़ीरो होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपका चार्ज यहाँ पर है भी तो आपका क्या होगा कि इस सेंटर पे कोई चार्ज बना नहीं रहता है, वो क्या करता है कि वो मूव कर जाता है सरफेस पर। इस सेंटर पर चार्ज नहीं बना रहता है, ये मूव कर जाता है सरफेस पर, और सरफेस पर मूव कर जाएगा तो यहाँ पर जो चार्ज होगा ज़ीरो, तो अगर चार्ज ज़ीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो ज़ीरो। तो हमेशा बस इतना याद रखना है कि अगर आपका क्या है इनसाइड द सेल की बात कर रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ज़ीरो। तो इतना कुछ था आज के लेक्चर में काफ़ी, ठीक है। तो अच्छा सा लेक्चर रहा ये। आपको अगर इसमें से अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप इसको पूछ सकते हो। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू।